प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग लेकर के आए हैं फिजिक्स में फिजिक्स का मटेरियल है जिसका नाम है अपवर्तनांक। आज हम जानकारी करेंगे कि अपवर्तनांक है क्या। तो आइए बच्चों अपवर्तनांक के बारे में जानें। तो अपवर्तनांक को जानने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर में हम माध्यमों की संख्या लेते हैं 2। कितने माध्यम लेंगे बच्चे? 2 माध्यम। आप लोग जानते हैं कि एक माध्यम सघन होती है और दूसरा माध्यम विरल होती है। विरल में कणों की संख्या कम होते हैं और एक दूसरे से लंबा डिस्टेंस में दूरी में जुड़े हुए होते हैं, और सघन में कणों की संख्या बहुत अधिक होते हैं और एक दूसरे से काफी नजदीक में जुड़े हुए होते हैं। तो विरल मतलब पतला और सघन का अर्थ हो गया घना यानी कि मोटा। अब प्यारे बच्चों, तुम आप लोग खुद समझ सकते हैं एक छोटी सी उदाहरण से कि अगर आप खुले जगह पर आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप स्वतंत्र होकर के आपका चाल जो रहेगा, आपका वेग जो होगा, वो वेग की गति बढ़ी हुई रहेगी। किंतु अगर कहे तुम कमरा जहाँ काफी बेंच रखे हुए हैं, उस बेंच रखे कमरा में अगर दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आपको दौड़ने में कठिनाई उत्पन्न होगी और आपका चाल वेग घट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे यही होता है। तो देख लें, हम इसको फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। हम एक कांच का टुकड़ा ले लिए, ये कांच होती है सघन माध्यम, ये है कांच कौन माध्यम हो गए बच्चे? तो सघन माध्यम। ऊपर हम 2 माध्यम में लिए हवा होती है विरल माध्यम। यहाँ पे डाल दिया गया है लंब। अब प्रकाश की किरणें आती है, पहला माध्यम हवा से प्रकाश की किरणें आ रही है और प्रकाश की किरणें जा रही है दूसरी माध्यम कांच में। तो ये प्रकाश की किरणें को जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि इसका पथ ये है, इस रूप से जानी चाहिए। लेकिन ये किरणें ऐसे नहीं जाती है, ये यहाँ से इस जगह से ये किरणें मुड़ जाती है, ऐसे मुड़। और फिर इस कमरे से या कि कांच से फिर पुनः बाहर हवा यानी कि विरल माध्यम में निकलती है। तो फिर जैसे जा रही थी वैसा ही जाना प्रारंभ कर देती है। यही फिगर है। तो होता क्या है बच्चे, आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे हवा हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो विरल से सघन में गया तो इस जगह पर देख लें बच्चे, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब इसके नेक्स्ट में देखेंगे, ये है यहाँ पे है कांच, अब कांच से बाहर है हवा। तो अब प्रकाश की किरणें कांच अर्थात सघन माध्यम और हवा अर्थात विरल माध्यम। अब प्रकाश की किरणें यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। तो यहाँ पे चित्र में यहाँ पे ये लंब डालते हैं। तो आप लोग जानते हैं भी कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किरणें, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर भागती है। यही चित्र है बच्चे, और यही चित्र से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण से अभिलंब कोण बनाती है, जिस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, जिनको संकेत दिया जाता है आई के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से ये है अपवर्तित किरण और ये अभिलंब यहाँ पे कोण बनाती है। ये कोण को बोला जाता है अपवर्तन कोण। तो देख लेंगे बच्चों, दोनों माध्यम में कोण बन रहा है। एक विरल माध्यम हवा में कोण बन रहा है
आपतन कोण I और दूसरा माध्यम कांच यानी कि सघन माध्यम में कोण बन रहा है अपवर्तन कोण R। तो यहाँ पे दो माध्यम हो गए कि नहीं हो गए? तो यही दोनों माध्यम को अगर हम अनुपात में करते हैं, यही दोनों माध्यम को आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, जब ये दोनों माध्यम को अनुपात में करते हैं, है ना, तो वही अनुपात जो होती है एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। अपवर्तनांक को n या म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है बच्चे। इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे आप जाने, एक हम उदाहरण लेते हैं कि हवा का अपवर्तनांक है या निर्वात जिसका अपवर्तनांक है जो सबसे कम होता है, और हीरा जिसका अपवर्तनांक वेग के दृष्टिकोण से सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है बच्चे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम चलते हैं कलर के दृष्टिकोण से, तो कलर के दृष्टिकोण से जो लाल रंग के कलर होते हैं और एक बैगनी रंग के कलर होते हैं, बैगनी रंग का जो कलर होता है, रंग होता है, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो आइए बच्चे, अब यहाँ पे हम लोग अपवर्तनांक है क्या, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का संकेत होता है साइन, और आपतन कोण का संकेत होता है I, यानी कि आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन I, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन का संकेत होता है कोण का R, और ज्या है तो यहाँ पे हो गया साइन R। आपतन कोण की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात कितने माध्यम? दो माध्यम। दो माध्यम में यहाँ कौन लिया गया है? हवा और कांच। इन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, और इसी नियतांक को पहले माध्यम, ऊपर को अगर मान लिए पहला, तो पहला माध्यम, इन्हीं नियतांक को पहले माध्यम के अपेक्षा, पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम यानी कि क्या, कांच, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है, पहले माध्यम के अपेक्षा किसको कहेंगे? दूसरे माध्यम, यानी कि हवा के अपेक्षा किसको अपवर्तनांक कहेंगे? तो हवा के अपेक्षा अपवर्तनांक कहेंगे कांच को, है ना। यही कहलाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को इसको म्यू बोलते हैं। म्यू को ऐसे संकेत दिया जाता है या n से सूचित किया जाता है, अर्थात साइन I बटा साइन R बराबर म्यू, जहाँ यही जो म्यू है, जो ये म्यू है, जो है अपवर्तनांक, यही है अपवर्तनांक। यहाँ पे गौर करेंगे, इस जगह पे साइन I लिखे तो ये हो गया आपतन कोण की ज्या, और ये नीचे लिखा गया साइन R, इसका मतलब ये हो गया अपवर्तन कोण की ज्या, और बटा ऐसे दिया हुआ, यही हो गया अनुपात। यही अनुपात को पहला के अपेक्षा दूसरे का कहलाता है अपवर्तनांक, जिसको म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं है बच्चे। और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं, यहाँ हवा हटा दिया जाए और यहाँ कांच, हम तुलना करते हैं पानी, ऊपर ले लिए पानी और नीचे लिए रहने दिए कांच, है ना। तो अगर ये दोनों से अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे बच्चे, तो पानी यहाँ पे बन है विरल माध्यम और यहाँ पे कांच हो जाएंगे सघन माध्यम, है ना। तो जब सूत्र का निर्माण होगा तो यहाँ जहाँ पानी है
वहाँ पानी आ जाएगा, और जहाँ कांच है वहाँ, कहने का अर्थ हुआ जहाँ हवा था वहाँ पानी आ जाएगा, और कांच था वहाँ कांच रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं, जानेंगे कि अपवर्तनांक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जान ले बच्चे कि अपवर्तनांक होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक अपवर्तनांक का नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा का नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं अपवर्तनांक के प्रकार। पहला अपवर्तनांक का नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा अपवर्तनांक का नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम लोग दोनों अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। तो आइए बच्चे, आज हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जाएंगे, और उसके बाद इसके जो सूत्र होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में। तो जानते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक दोनों एक ही हैं। अगर अपवर्तनांक लिखा हुआ है तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक समझना है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपवर्तनांक समझना है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कभी भी जाने अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक दोनों एक ही है। तो अपवर्तनांक में हम लोग माध्यम लिए कितना, 2। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में भी माध्यम हो जाएगा कितना, 2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष तुलना होगा दूसरा माध्यम का। तो आइए चित्र से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम दो माध्यम लिए, एक माध्यम लिए हैं पानी और दूसरा माध्यम लिए हैं कांच। पानी है पहला माध्यम यानी कि विरल माध्यम, और कांच हो गए दूसरा माध्यम यानी कि सघन माध्यम, है ना। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में, या अगर पानी को नहीं मानते हैं, अगर हम पानी के जगह पर हवा भी लिख सकते हैं, है ना, कांच के जगह पर पानी भी लिख सकते हैं, कुछ भी रहेगा। तो इसका परिभाषा होता है हवा। हवा है तो लिखेंगे हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल तथा दिए हुए माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माध्यम में कांचे रहे, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ माध्यम में हवा रहे, कुछ भी कोई भी माध्यम हो सकता है। अगर ऊपर हवा है पहला माध्यम और दूसरा माध्यम कांच है, तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक का डिफिनेशन देंगे कि हवा में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम, कांच है तो कांच बोलेंगे, अगर यहाँ पानी है तो पानी कहेंगे, तारपीन के तेल है तो तेल कहेंगे, और नहीं कुछ दिया हुआ है तो ऐसा ही बोल देंगे दिए गए माध्यमों में हवा में प्रकाश की चाल, और दिए गए माध्यमों अर्थात कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को n के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर सूत्र बन करके तैयार हो जाएंगे। क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर सूत्र हो जाएंगे। पहले क्या आया है, पहले हवा लिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हवा में प्रकाश की चाल। उसके बाद दूसरा माध्यम में लिए हैं कांच, तो नीचे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। अगर कांच अगर नहीं लिया हुआ रहता तो लिखते क्या, लिखते दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो लिख देते हैं दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चे, समझ में सबको आ रहा है ना। तो यहाँ पे गौर करेंगे, ऊपर हवा है तो हवा में प्रकाश की चाल, दिए गए माध्यम में हम क्या लिए, कांच, तो लिखेंगे कांच माध्यमों में प्रकाश की चाल। अगर पानी लिखते तो पानी माध्यमों में प्रकाश की चाल, यहाँ लिख दिए इसलिए लिखनिए। अब हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं। हवा में प्रकाश की जो चाल होती है जिसको हम संकेत देते हैं c से, किसके द्वारा, c से। तो यहाँ पे हवा में प्रकाश की चाल हो गया, इसको संकेत दे दिए c से।
और दिए गए माध्यम हो, यहाँ माध्यम है कांच, कांच में प्रकाश का वेग जिसको हम संकेत दे दिए प्रकाश की चाल को v से, तो ये सूत्र बनकर के तैयार हो गया n इक्वल टू सी बाई वी, n इक्वल टू सी बाई वी, है ना। ठीक बच्चे, इसी प्रकार से कल हम जानकारी देंगे आप लोग को सापेक्ष अपवर्तनांक और फिर जानकारी देंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में बताएंगे माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, और बताएंगे क्या माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक। इसके बारे में कल अगली वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।